नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है जो आज भी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब हम भारतीय संगीत की या भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब हम उसके इतिहास को जानना चाहते हैं, जब हम उसके बारे में उसके उसके पीछे क्या रहा है, किस प्रकार का संगीत पहले था, हम आज के समय से पहले की बात करें, प्राचीन काल में किस प्रकार का संगीत था, क्या उसका शास्त्र क्या था, कैसा वो था, किस किस क्या वो वही स्वरूप था जो आज है या उसका अलग स्वरूप था। इनको जानने के लिए हमें इन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है और भारतीय संगीत वाङ्मय में इन ग्रंथों का इतना अधिक महत्व है क्योंकि इसके बिना हम भारतीय संगीत के इतिहास को जान ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले के अपने व्याख्यान में आपको वैदिक समय के संगीत के बारे में संक्षेप में परिचय दिया था। देखिए, वैदिक संगीत यानी वेदों में जो संगीत था, और वेदों में संगीत की बात करते हैं तो सामवेद में सबसे पहले हमें संगीत का जो है इतिहास या हमें जड़ें हमें नज़र आती हैं। और सामवेद में किस प्रकार का संगीत था, सामवेद का ऋग्वेद से क्या संबंध था, यानी ऋग्वेद की ऋचाएँ जो सामवेद में गाई गई उसमें क्या था, ऋचा और गायन दोनों को, यानी जो ऋचाएँ गेय थीं उनको जो था सामवेद की ऋचाओं में या सामवेद में उनको संग्रहित किया गया, इसलिए साम संहिता उसे बोला गया। तो उस समय कैसे स्वरों की उत्पत्ति हुई या स्वर किस प्रकार से धीरे धीरे जो है प्रकट हुए, या स्वर तो पहले ही थे प्रकृति में लेकिन उनको एक प्रकार से एक जो स्वरूप दिया गया तो वो किस प्रकार से थे, कहाँ उनका उपयोग किया जाता था, किस प्रकार से ऋचाओं का गायन होता था, ये वैदिक समय के संगीत में हमें मिलता है। और जब हम भारतीय संगीत के इतिहास की बात करें तो वैदिक संगीत से इसका इतिहास आरंभ होता है। और इसके बाद का समय आए महाभारत और रामायण काल का और फिर महाभारत काल का, जिस समय भी हमें संगीत का वर्णन मिलता है उसमें वैदिक संगीत भी है और लौकिक संगीत भी है। यानी कि यानी वैदिक समय में जिस प्रकार का संगीत था उसकी चर्चा तो है ही, साथ जो है लौकिक संगीत का भी वर्णन हमें मिलता है। थोड़ा आगे हम यदि जाएं इस पाठ्यक्रम के हिसाब से तो इसमें एक विषय आता है भरत का नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र का एक जो संक्षिप्त परिचय कहें या नाट्यशास्त्र का परिचय कहें, नाट्यशास्त्र क्या है, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। नाट्यशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक ग्रंथ है जिसे कि पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र जो है वो उसके बिना कला क्षेत्र की, जहाँ तक मैं भारतीय संस्कृति की बात करूँ, कला क्षेत्र का कोई भी ऐसा आयाम नहीं जो कि नाट्यशास्त्र में नहीं मिलता। नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिस पे जो है जिसमें कला क्षेत्र से संबंधित सभी, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि उसमें अछूती है या वहाँ पर नहीं है। मैं इसको यदि इस तरीके से कहूँ कि कला जिसमें कि संगीत, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य ये सभी आते हैं। इसके अलावा भी यदि आधुनिक दृष्टि से उसको देखा जाए तो उसमें सभागार जो है या मंडप जो है, रंग का जो मंडप है जहाँ पे नाटक होता है, नाट्य होता है, वो कैसे उसकी स्थापना हो, या सबसे पहले मैं कहूँ कि सभागार कैसे बनेगा, उसकी जो पहला चरण क्या होगा, उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ेगा, और उसको बनाते वक्त मंच कैसा होगा, जो दर्शक हैं वो कहाँ बैठेंगे, संगीत जो है वाद्य यंत्र वो लेकर वादक कहाँ बैठेंगे, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्ज़िट होगा, कहाँ पर जो पात्र है वो किस प्रकार का डायलॉग बोलेगा, जो उसमें नाट्य में जो पात्र हैं वो कैसे संगीत का प्रयोग करेंगे, संगीत कहाँ प्रयोग होगा, संगीत होगा तो किस तरह का होगा, संगीत में किस प्रकार से शुद्धता, किस प्रकार से स्वरों को बरता जाएगा, संगीत में वाद्य कैसे होंगे, वाद्य कौन कौन से प्रयोग होंगे, वाद्य को कैसे किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, और डायलॉग डिलीवरी क्या होगी, साहित्य क्या होगा, साहित्य है तो उसका छंद क्या होगा, उसकी जो भाषा है वो कैसी होगी, यहाँ तक कि नाट्य में नृत्य की बात करें तो नृत्य कैसा होगा,
कहाँ किस प्रकार से होगा, कैसा नर्तक जो है या नर्तकी जो है वो किस प्रकार से नृत्य की अनुशासन को कैसे पालन करेगी, उसका भी अपना एक शास्त्र है। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग की मैं बात कहूँ कि वेशभूषा क्या है, आभूषण को लेकर या जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको, उसकी सज्जा जो है वो कैसे होगी, लाइट एंड साउंड क्या होगा, किस प्रकार से जो है, यानी कहने का मतलब है कि जो एकॉस्टिक्स की हम बात करते हैं वो कैसी होगी। ये सारी बातें जो है नाट्यशास्त्र में मिलती हैं। इसका मतलब नाट्यशास्त्र में आपको आर्किटेक्चर का पूरा विषय मिलता है, इंजीनियरिंग पूरी मिलती है आपको जो है कला की क्षेत्र की बात की वो सब मिलता है, ड्रेस डिज़ाइनिंग की मिलती है, ऑर्नामेंट्स डिज़ाइनिंग का आपको मिलता है, साहित्य का मिलता है, आपको नाटक के जो विशेष चीज़ें हैं वो सब मिलते हैं, गायन और वादन और नृत्य, इन तीनों क्षेत्रों का विस्तार से सब कुछ जो है इसमें दिया गया। यानी हर एक का एक शास्त्र, एक नियम बताया गया, उसको लेकर ही नाट्य जो है वो किया जाएगा। तो ये एक संपूर्ण जो एक विस्तृत जो जानकारी हमें मिलती है ये नाट्यशास्त्र में मिलती है। इसीलिए नाट्यशास्त्र का इतना अधिक महत्व है। कला के क्षेत्र में कहें तो कोई भी ऐसा कला का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कला की कोई भी ऐसा चरण नहीं जिसका कि वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रही बात जैसे हम ग्रंथों की बात करते हैं तो जैसे 13वीं शताब्दी में आपके संगीत रत्नाकर जो है पंडित शारंगदेव का, वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे ही जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद को बहुत महत्व दिया गया है, 12वीं शताब्दी का वो है। तो भरत के नाट्यशास्त्र के समय की जहाँ तक बात करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग अलग मत हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो ईस्वी पूर्व 250 से लेके कुछ लोग 200 कहते हैं से चौथी 400 शती जो है ईस्वी पूर्व, उसमें इसकी रचना काल इसका माना गया है। तो ये इतना पुराना है। देखिए वहाँ से हम आज भी हम यदि संगीत की बात करते हैं तो उसमें जो रागों की बात करें या हम राग रागनियों के प्रस्तुतिकरण की बात करें या हम कहें कि वादन की बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा की बात करते हैं, वाद्य वृंद की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, नृत्य में जो अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं वो उनकी बात करें, तो ये सब जो है इसका एक आधार जो कहा जाए वो भरत के नाट्यशास्त्र में हमें मिलता है। तो आज हम भरत के नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र के विषय में आपको कुछ परिचय आपको हम देने का मैं प्रयास करूँगी। अब नाट्यशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय कलाओं का जो हर संबंधित जो विषय है वो इसमें दिया गया है। भरत के नाट्यशास्त्र को यानी नाट्यशास्त्र को भरत सूत्र, नट सूत्र और भरतागम भी कहा जाता है। हाँ, इसे पंचम वेद भी कहा गया है। तौरित्रिक ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में नाट्य के साथ गीत यानी गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं जो हैं ये समाहित थीं। और इसके लिए कहा भी गया है, देखिए अमरकोश में क्या कहा गया इसके लिए, तौर्यत्रिकम नृत्य गीत वाद्यम नाट्यमिदम त्रयम, यानी ये नाट्य के साथ ये तीनों जो विधाएं हैं ये समाहित थी। ये नाट्यशास्त्र की एक अपनी मुख्य विशेषता थी। इसको पंचम वेद भी कहा गया। पंचम वेद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें नृत्य, संगीत, अलंकार शास्त्र और छंद शास्त्र जो है ये सब इसमें हमें मिलता है। इसलिए इसको इन विषयों को बहुत ही विस्तार पूर्वक इसमें इसका वर्णन है, तो इसीलिए इसको जो है पंचम वेद भी कहा गया है। जब हम नाट्यशास्त्र के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि नाट्यशास्त्र आपने जाना कि एक ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र में है क्या? नाट्यशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक हैं जो कि 36 अध्यायों में विभक्त हैं। अब ये एक कथन के अनुसार जो है 37 अध्याय भी इसमें है, क्योंकि अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त द्वारा एक टीका जो है भरत के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई, उसमें उन्होंने 37वें अध्याय का भी वर्णन किया है। और
नाट्य शास्त्र में जब हम कलाओं की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, गायन वादन की बात करते हैं और नृत्य की बात करते हैं, तो नृत्य की अधिष्ठात्री जो हैं इसमें शिव और पार्वती को माना गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अनुपम जो है ग्रंथ हमें प्राप्त है। नाट्यशास्त्र को गद्य और पद्य दोनों शैलियों में निबद्ध किया गया है। गद्य में सूत्र भाष्य और निरुक्त शैलियाँ हैं और पद्य जो है अधिकांशतः अनुष्टुप छंद में है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में सूत्र, श्लोक, कारिका, संग्रह, निरुक्त, भाष्य सभी का उपयोग किया है। नाट्यशास्त्र में भारती, सात्वती, कैशिकी, आर्भटीय 4 वृत्तियाँ हैं जो हैं ये बताई गई हैं, यानी कि 4 प्रकार की शैलियों की व्याख्या की गई है। कुछ विद्वान इन वृत्तियों को विशेष जातियों से संबंधित मानते हैं। कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई शिल्प और कोई कला ऐसी नहीं है जो कि जिसमें कि नाट्यशास्त्र जो है वो आधार नहीं है। मैंने जैसे कहा कि कला क्षेत्र से जो भी चीज़ है वो नाट्यशास्त्र में हमें मिलती है, उसकी जड़ें नाट्यशास्त्र में ही मिलती हैं। अब इस नाट्यशास्त्र के विभिन्न अध्यायों की मैं बात करती हूँ। जब हम नाट्यशास्त्र की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अध्याय जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाट्यशास्त्र में संगीत की बात करते हैं तो 28वें अध्याय से लेकर आगे के जो अध्याय हैं वो उनमें 6 अध्यायों में लगभग संगीत के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आज एक संक्षेप परिचय में मैं नाट्यशास्त्र के कुछ अध्यायों यानी सभी अध्यायों का एक छोटा छोटा परिचय मैं आपको दूंगी, ताकि आपको ये पता चले कि नाट्यशास्त्र में इन अध्यायों में या नाट्यशास्त्र क्या है, उसमें किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो अध्याय है उसमें नाट्योत्पत्ति वर्णन यानी नाट्य स्वरूप और उसका महत्व, नाट्योत्पत्ति वर्णन कि नाट्य की उत्पत्ति इसके विषय में बताया गया और ये सूत्र में इसको बताया गया है। तो ये सबसे प्रथम इसका अध्याय है। द्वितीय अध्याय में नाट्य मंडप निर्माण की विधि, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि नाटक कहाँ हो रहा है, नाट्य कहाँ हो रहा है, वो उसके लिए एक आज की भाषा में कहें कि मंच की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मंडप होता था, वो मंडप जो है उसका निर्माण या उसके विषय में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। उसका निर्माण कैसा है, यानी वो आयताकार है जिसे कि विकृष्ट बोला गया है, या चतुरस्र वर्गाकार है, या त्रयस्थ त्रिभुजाकार है। ये रंग मंडपों का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। देखिए आज भी हम यदि कुछ बनाते हैं, कोई बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं या घर भी बनाते हैं, कोई भवन निर्माण होता है, तो हमारी संस्कृति में हम उसकी नींव सबसे पहले डालते हैं और जो नींव का पत्थर जब भूमि पूजन होता है और वहाँ पर से उसकी वो शुरुआत वैसी होती। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी प्रकार से जो है नाट्य की यानी जो मंडप था उसके निर्माण का कार्य इसी प्रकार से होता था। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से द्वितीय अध्याय में जो है नाट्यशास्त्र के दिया गया है। और इन मंडपों की बात की गई है, ये अलग अलग 3 प्रकार के मंडप बताए हैं जहाँ पर कि नाट्य जो होती थी, नाट्य जो है वो किया जाता था। तृतीय अध्याय में नाट्य मंडप की रक्षा हेतु देवता पूजन विधि, जो मैंने आपसे पहले कहा कि नाट्य मंडप जो है उसकी रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति, उनका आवाहन किया जाता था। और वहाँ पर जैसे हम यज्ञ होता था या हम उसमें आहुति देते थे, तो आहुति का मतलब जो था वो आवाहन करना, यानी उनको आमंत्रित करना, देवताओं को आमंत्रित करना, उनका आवाहन करना, तो ये माना जाता था। तो उसकी नाट्य मंडप की रक्षा के लिए चतुर्थ अध्याय में तुंडु मुनि द्वारा तांडव नृत्य का वर्णन, तांडव की उत्पत्ति, स्वरूप, नृत्य तथा नृत्य प्रयोग विधान, गीत एवं वाद्यों के प्रयोग विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट जो है ये अध्याय है। और ऐसा बताया जाता है कि नाट्य के लिए पहले जो पूजन विधि की जाती थी उसके बाद जो है नाट्य के प्रयोग में किसी प्रकार का विलंब नहीं होता था, कि जैसे पूजन विधि संपन्न हुई उसके बाद इमीडिएटली नाट्य जो है वो आरंभ होता था। तो ये चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। पंचम अध्याय की हम बात करें तो पंचम अध्याय में पूर्व रंग विधान, नांदी, प्रस्तावना, ध्रुवा, चित्र पूर्व रंग विधि का विवेचन है। नाट्य रचना
और नाट्य प्रयोग की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वाद्य यंत्रों के स्वरों में सामंजस्य स्थापित करना अश्रवणा है। इसमें कंठ स्वरों के साथ वाद्य स्वरों की स्थापना को महत्व दिया गया है। देखिए नाटक होने से पहले, नाट्य से पहले पूरी भूमिका, पूरा आधार उसको दिया जा रहा है कि क्या उसकी उत्पत्ति का उसका क्या महत्व है, क्यों उत्पत्ति है, मंच कैसे बनाया जाएगा, उसमें कैसे विधि विधान द्वारा पूजन होगा और कैसे आवाहन किया जाता है देवी देवताओं को। तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल भारतीय संस्कृति में आज भी ये चीज़ें विद्यमान हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो है ये इतनी ही प्राचीन हैं। छठे अध्याय में रस का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। रस का प्रयोग एक वचन में किया गया है क्योंकि एक समय और स्थिति में मुख्यतः एक ही रस की जो है वो अभिव्यक्ति या उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो छठे अध्याय में वैसे भी भरत के रस सिद्धांत की जो है वो काफ़ी विस्तृत उन्होंने वर्णन किया गया है, तो इसका छठे अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। सातवें अध्याय में भावों की अभिव्यक्ति के विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है, यानी कि 8 सात्विक भाव, 8 स्थायी भाव और 33 संचारी भावों से युक्त रस की निष्पत्ति का निरूपण किया गया है। तो ये भावों को लेकर, यानी इससे पहले के अध्याय में रस की बात और इसमें भावों की बात। देखिए संगीत या कोई भी कला भाव से ही जुड़ी हुई है, यदि भाव नहीं है तो वो नीरस है। तो उसमें रस की उत्पत्ति तभी होगी जब उसमें भाव होगा। तो हम आमतौर पर हम कहते हैं कि अमुक का गायन बहुत भावपूर्ण था, बहुत आनंद आया। तो ये वो, यानी कि उन्होंने जो अपने गायन के द्वारा जो माहौल वहाँ पर क्रिएट किया, जो अनुभूति हमें कराई, उससे हम आनंदित हुए। वो जो भाव हो सकता है, भाव बहुत खुशी का हो सकता है भाव जो है वो कहीं पीड़ा का हो सकता है, भाव गंभीरता का हो सकता है, भाव शांति का हो सकता है भाव बहुत ही जोशपूर्ण हो, वीरता का हो। तो ये अलग अलग जो भाव हैं इनकी अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर इस रस की निष्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम उसका आनंद ले पाते, तभी उस भाव को हम अनुभूत कर सकते हैं और वो अनुभूति ही हमें उस रस में जो है डुबोती है। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भावों से युक्त है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा, जब हम भाव की बात करते हैं तो संगीत की बात करते हैं तो कुछ न कुछ भाव की उत्पत्ति है। और आपके ही पाठ्यक्रम के अनुसार आपका एक राग है राग भीम पलासी। देखिए उसमें कितना मधुर भाव है, श्रृंगारिक भी है लेकिन फिर भी बहुत ही माधुर्यपूर्ण है। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। सुन पावेगी सास ननदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा रे जा रे अपने मंदिरवा,
जा रे अपने, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सदा रंग तुमको चाहता है, सदा रंग। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छगन दिया, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा, जा अपने मंदिरवा, जा रे अपने मंदिरवा। इसका भाव ही अलग है। पन सागर सन सगम पग, माधुर्यता है, कोमलता है, श्रृंगार भी है। नि सगम पगम पनी द पमा पग, पनी द पमा पग, सगम पग रे सा पन सा, जा रे अपने मंदिरवा, जा रे अपने, जा रे अपने, जा रे अपने मंदिरवा। तो देखिए, भाव की जब बात करते हैं, जब भाव की निष्पत्ति करने का प्रयास किया जाएगा, जो भी कलाकार है वो अपने गायन या वादन या नृत्य के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति करता है। और यदि भाव की अभिव्यक्ति करने में वो सफल है, तभी वो रस की निष्पत्ति करने में उसको सफलता मिलेगी। यानी कि जो भाव वो प्रकट कर रहा है, अगले को, उस जो श्रोता है या जो दर्शक है, उसको उसकी रस का आनंद वो ले पाएगा। तो इसलिए भाव और रस का आपस में बहुत सुंदर जो है वो संबंध है। 8वें जो अध्याय में देखिए, ये अभिनय के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय में अभिनय के उन्होंने 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से? इसमें उन्होंने आंगिक अभिनय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बताया है। आंगिक अभिनय में शिर, नेत्र, भ्रू, कपोल, होंठ, मुख, नासिका, ग्रीवा आदि उपांगों को अभिनय के विषय में, ऐसे इनके अभिनय में इनका क्या महत्व है, इसके विषय में उन्होंने बताया है। अंगों का जो यानी आंगिक अभिनय, और इनको इसमें इन्होंने रसात्मक चित्तवृत्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम मुख राग है, जो कि 4 प्रकार रसात्मक अभिव्यक्ति का यानी मुख राग जो है वो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बताया, जिसमें कि स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त और श्याम, ये 4 प्रकार के बताए हैं। तो अभिनय की जहाँ तक उन्होंने बात की है, उसके बाद उन्होंने अगले जो अध्याय में उन्होंने हस्ताभिनय ने हाथों के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, जिसमें संयुक्त और असंयुक्त
ये दो, और उसके बाद नृत्य हस्त मुद्राओं के बारे में बताया है। यानी कि हाथों का, जब नृत्य की बात करते हैं तो उसमें हस्त की मुद्राओं का बहुत बड़ा जो है उसमें एक महत्व है। और हस्तक मुद्राएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार की हैं, उसका क्या महत्व है, उससे किस प्रकार की भाव की अभिव्यक्ति होती है, ये सब उन्होंने विस्तार से बताया है। 10वें अध्याय में उन्होंने वक्ष, पार्श्व, कटी, उरु, जंघा व पैरों के विषय में किए जाने वाले अभिनय का विस्तृत वर्णन उन्होंने बताया। देखिए, अभिनय की जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं अभिनय का मतलब एक्टिंग, आज की यदि भाषा बोलें तो उसमें अभिनय यानी मुख से कैसे, हस्तक से कैसे, आपने बाकी आपके शरीर के अंगों से कैसे अभिनय होगा, इन सब के बारे में बहुत 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 विस्तार से बताया है। इसी व्याख्यान को हम आगे, इसके अगले भाग में भी हम आपको और अधिक इसके अन्य अध्यायों की जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार।